अध्याय 15 सुख के बाद दुख आता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। शीफेंग और ब्लैकी ने यूं ही कुछ नहीं किया। वे क्रिम्सन स्टार माइन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक जगह पर लेवल 4 के रोमिंग ग्नोम्स का शिकार कर रहे थे। घूमने वाला बोनस सामान्य स्तर 4 HP 400। कोबोल्स की तुलना में रोमिंग ग्नोम्स कहीं अधिक फुर्तीले थे। वे चकमा देने में बहुत कुशल थे, हालांकि उनका आक्रमण और बचाव उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा डार्क मून वैली का अभी विकास नहीं हुआ था। यहाँ राक्षसों की संख्या अधिक थी और प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं था। मारने के लिए राक्षसों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शीफेंग पहले से ही लेवल 3 स्वॉर्ड्समैन था, जबकि ब्लैकी लेवल 2 कर्समेंसर था। फास्ट एंड निम्बल को एक्टिवेट करने के बाद रोमिंग ग्नोम के खंजर का शीफेंग को छूना भी नामुमकिन था। ब्लैकी की बात करें तो ब्लैक स्टील बियर पीने के बाद उसका डैमेज और भी बढ़ गया था। शीफेंग सामने से ग्नोम्स को उलझाए रखता था और ब्लैकी पीछे से डैमेज पहुंचाता था, जिससे रोमिंग ग्नोम्स को मारना बहुत आसान हो गया। यह तरीका कोबोल्स को खत्म करने से भी कहीं बेहतर था। क्रिम्सन स्टार खदान के सामने कोबोल्स के समूह खदान के प्रवेश द्वार के सामने स्थिर अवस्था में लेटे हुए थे। तांबे के सिक्के और विभिन्न प्रकार के अयस्क जमीन पर बिखरे पड़े थे। भाई टाइगर, यह जगह तो कमाल की है। अभी आधा घंटा ही बीता है और सब लोग लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। साथ ही बहुत सारा पैसा भी गिरा है। यह सब लोग मेहनत जारी रखो तुम तीनों और राक्षसों को लुभाओ। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो लेवल 3 तक पहुंचने में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। फ्लेमिंग टाइगर ने जोश से भरे 3 हत्यारों को आदेश दिया, जो अभी अभी कोबोल्स को लुभाने के लिए आए थे। जादूगर पहले से ही लेवल 2 पर थे, इसलिए कोबोल्स को मारने की गति में काफी वृद्धि हुई थी। 30 से अधिक कोबोल्स के समूह को लुभाना उनके लिए पर्याप्त नहीं था। भाई टाइगर, यहाँ कुछ गिरा है। एक बरसेरकर ने चिल्लाते हुए एक किताब को पकड़ रखा था। इसे यहाँ लाओ, मुझे देखने दो। फ्लेमिंग टाइगर मुस्कुराते हुए बोला। कुछ गिरा हुआ देखकर उसने अपने सूखे होंठ चाटे। फ्लेमिंग टाइगर को किताब मिलते ही वह अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वाह है, सचमुच वाह है। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत से जो जगह पाई थी वो तो मैंने ले ही ली है, और अगर उसे पता भी चल जाए कि तलवारबाजी का एक दुर्लभ हुनर मेरे पास है, मैं उस बच्चे के चेहरे पर पछतावा देखना चाहता हूँ। भाई टाइगर, जब मैं यहाँ आया तो मैंने उस बच्चे को देखा। वे अभी भी आसपास ही घूम रहे बौनों को मार रहे थे। मुझे लगता है कि वे अभी भी जाने को तैयार नहीं हैं और इस जगह के बारे में सोच रहे हैं, क्यों न हम जाकर उन्हें मार डालें। इससे हमारी कुछ परेशानी कम हो जाएगी। क्वाइट वुल्फ की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। वे हत्या के इरादे से भरी हुई थी। शीफेंग के हाथों 2 बार मारे जाने के बाद उसके मन में गहरा गुस्सा भरा हुआ था। फ्लेमिंग टाइगर ने हाथ हिलाया। चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए हुए उसने कहा, तो उन्हें देखने दो। देखो हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं और पैसा कमाते हैं, और कैसे हम रेड लीफ टाउन के तानाशाह बन जाते हैं। इस बीच वे बस किनारे खड़े होकर पछतावे और अनिच्छा से भरे दिलों के साथ देखते रह सकते हैं। हा हा हा, इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि क्वाइट वुल्फ के मन में अभी भी कुछ नाराजगी थी, लेकिन जब उसने शीफेंग की अनिच्छुक उपस्थिति और यह कल्पना की कि वह केवल रोमिंग ग्नोम्स को मारकर खुद को थका सकता है, तो क्वाइट वुल्फ के दिल में खुशी की एक बड़ी लहर दौड़ गई। बस तुम इंतजार करो, जिस पल मैं लेवल 6 पर पहुंचूंगा तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्वाइट वुल्फ ने वास्तव में शीफेंग को मारने का इरादा नहीं छोड़ा था, बल्कि जब उसने लेवल 6 पर पहुंचकर शीफेंग को मारने के बाद मिलने वाले आनंद के बारे में सोचा, तो वह उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगा। ऐसी बीच क्रिम्सन स्टार माइन से 60 गज दक्षिण में स्थित जंगल में शीफेंग एक पेड़ के नीचे छिपकर फ्लेमिंग टाइगर और अन्य लोगों पर नजर रख रहा था। भाई फेंग, क्या हम दोनों इसे संभाल सकते हैं? ब्लैकी ने चिंतित स्वर में पूछा। ये 11 लोग कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे। वे शैरो वर्कशॉप की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके विशेषज्ञ थे। इसके अलावा उनके साथ 2 हीलर भी थे। केवल उन दोनों के भरोसे इन सभी को मारना असंभव था।
चिंता मत करो, समय लगभग समाप्त हो गया है, हम बस तमाशा देखेंगे। शी फेंग ने समय की ओर देखते हुए बेपरवाही से कहा। एक पल में तुम पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जिसकी भी एचपी कम हो उसे मार डालो। उनमें से किसी को भी भागने मत देना। समय लगभग समाप्त हो गया है। ब्लैकी को इसका मतलब समझ नहीं आया। शी फेंग ने क्रिम्सन स्टार माइन के प्रवेश द्वार के सामने उठते धुएं के बादल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उस ज्वाला बाग को लगता होगा कि उच्च स्तर के राक्षसों को मारना आसान है। हमने जाने से पहले जो धुआं बम रखा था उसकी एक समय सीमा है और 1 घंटा पूरा होने में केवल 2 मिनट बचे हैं। क्या उन्हें लगा था कि वे मुझसे मेरा इलाका छीनने के बाद लगातार उस पर राज कर सकते हैं? अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। ब्लैकी को अचानक एक एहसास हुआ। शी फेंग के प्रति उसकी श्रद्धा अब और भी बढ़ गई। भाई फेंग अब भी सबसे होशियार है। शहरों के वो बदमाश इस बार तो गए काम से, ब्लैकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे अलग अलग स्तरों को पार करके कोबोल्स को बिना नुकसान पहुंचाए मार सकते थे। इसका कारण स्मोक बम थे। उनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता था। अगर स्मोक बम न होते तो परिणाम भयावह होते। 2 मिनट बाद क्रिम्सन स्टार खदान के सामने का धुएं का बादल धीरे धीरे छंट गया। भाई टाइगर, वह धुएं का बादल क्यों गायब हो रहा है? धुएं के बादल को गायब होते देख एक एलिमेंटलिस्ट ने फ्लेमिंग टाइगर से पूछा। धुएं का बादल गायब हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। फ्लेमिंग टाइगर अचानक अपनी नींद से जाग गया। जब उसने खदान के प्रवेश द्वार की ओर देखा तो सचमुच धुएं का बादल गायब हो गया था। अगर चला गया है तो ठीक है, धुएं का बादल शायद समय समय पर आता रहता है। चिंता मत करो, काम जारी रखो। जैसे ही फ्लेमिंग टाइगर ने बोलना समाप्त किया, आमतौर पर मूर्ख दिखने वाले कोबोल्स जिन्होंने पलटवार नहीं किया था, अचानक एक साथ शैरो वर्कशॉप के सदस्यों की ओर देखने लगे। 40 से अधिक कोबोल्ड थे जिनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। हमलावरों को आखिरकार पहचानते ही कोबोल्ड गुस्से से गुर्राने लगे। अचानक वे सभी दौड़कर आगे बढ़े। शहरों के सदस्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पलक झपकते ही कोबोल्स ने उन्हें घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। एक लेवल 2 का खिलाड़ी मुश्किल से एक कोबोल्ड के 3 बार झेल पाता है। कोबोल्स के समूह की तो बात ही छोड़िए, 7 खिलाड़ी पलक झपकते ही मर गए। जान बचाने के लिए भागते समय पीछे की पंक्ति के खिलाड़ी बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन कोबोल्स बहुत तेज थे भागते हुए जादूगरों को पकड़ने में। उन्हें बस कुछ ही पल लगे। हर जादूगर के सिर पर हथौड़ा मारा गया। जादूगर तुरंत जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी उठ नहीं पाए। गड़े यार, ये सब क्या हो रहा है? ये कोबोल्ड अचानक पागल क्यों हो गए? फ्लेमिंग टाइगर गुस्से से बड़बड़ाया। जैसे ही उसे लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं, वह तुरंत पीछे मुड़ा और भाग गया। बहुत मेहनत के बाद वे लेवल 2 तक पहुंच गए थे, लेकिन इस मौत ने उन सबको वापस लेवल 1 पर पहुंचा दिया। यहां तक कि 3 हत्यारे भी लेवल 0 पर थे। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। इस उतार चढ़ाव के साथ रेड लीफ टाउन के तानाशाह बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। इसके बजाय शहरों के वर्तमान सदस्य औसत खिलाड़ी के बराबर भी नहीं थे। वे अन्य गिल्डों से भी बहुत पीछे थे। दर्द से कराहते हुए फ्लेमिंग टाइगर के दिल से खून बहने लगा। हम फिर से मिल रहे हैं भाई टाइकून, शी फेंग ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। वह इस समय फ्लेमिंग टाइगर के भागने का रास्ता रोक रहा था। शी फेंग की तिरस्कार भरी मुस्कान देखकर तो एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि कोबोल्स के विद्रोह का उससे कुछ न कुछ संबंध था। तुम तो पक्के मरोगे बच्चे, मेरी साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हें लेवल 0 पर नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम उल्टा पढ़ा जाएगा। गुस्से से फ्लेमिंग टाइगर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने अपनी ढाल उठाई और शी फेंग पर वार किया। शैरो वर्कशॉप के अन्य सदस्यों की तुलना में फ्लेमिंग टाइगर के कौशल स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तर के थे। एक हाथ से उसने अपनी ढाल का इस्तेमाल करके शी फेंग की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपनी छोटी तलवार को शी फेंग के महत्वपूर्ण अंक की ओर वार करने के लिए बढ़ाया। यह सरल था, फिर भी भयावह था और इसे रोकना बहुत मुश्किल था। हालांकि फ्लेमिंग टाइगर का आत्मविश्वास से भरा हमला हवा में जा टकराया। वह कहाँ है? फ्लेमिंग टाइगर ने अपनी निगाहें सामने की ओर टिका दी, लेकिन
वहां किसी व्यक्ति का नामोनिशान भी नहीं था। इधर आओ, शी फेंग फ्लेमिंग टाइगर के पीछे खड़ा था। उसकी तलवार नीचे की ओर लहरा रही थी। गार्डनाय फ्लेमिंग टाइगर के सिर के ऊपर 36 का डैमेज दिखाई दिया। उसका एचपी तुरंत 220 से घटकर 184 हो गया। जब फ्लेमिंग टाइगर पर हमला हुआ तो वह जल्दी से घूम गया और शील्ड बैश का इस्तेमाल किया। हालांकि शी फेंग फ्लेमिंग टाइगर की चालों को अच्छी तरह समझ चुका था। उसने एक कदम पीछे हटकर अपने शरीर को घुमाया और ढाल के पीछे छिप गया। फिर शी फेंग एक बार फिर फ्लेमिंग टाइगर की पीठ पर पहुंचा और उसे तलवार से एक और वार किया, किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना। शी फेंग उच्च रक्षा वाले शील्ड वॉरियर को केवल 23 क्षति ही पहुंचा सका। तुम डरपोक, अगर तुम में हिम्मत है तो छुपो मत, मैं जब चाहूं तुम्हें मार सकता हूं। फ्लेमिंग टाइगर फुर्तीले शी फेंग पर एक भी वार नहीं कर पा रहा था। उसका एचपी लगातार घट रहा था और अब सिर्फ 83 पॉइंट्स ही बचे थे। शी फेंग के हमलों का सामना करने का उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने शी फेंग को उकसाने के लिए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया ताकि फ्लेमिंग टाइगर को शी फेंग को मारने का मौका मिल सके। ठीक है, मैं बिना इधर-उधर भागे यहीं खड़ा रहूंगा, फिर आओ मुझ पर हमला करो, शी फेंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। फ्लेमिंग टाइगर ने मन ही मन मुस्कुराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फेंग इतना मूर्ख होगा कि थोड़ी सी उत्तेजना से ही उसके जाल में फंस जाएगा। देखो मैं तुम्हें कैसे मौत के घाट उतारूंगा। फ्लेमिंग टाइगर ने अपनी ढाल उठाई और शी फेंग पर चार्ज का प्रयोग किया। अगर शी फेंग बच नहीं पाता तो उसे केवल जोरदार प्रहार सहना पड़ता। ताकत के मामले में फ्लेमिंग टाइगर शी फेंग से कम नहीं था। हालांकि उसके लिए केवल निराशा ही इंतजार कर रही थी। जब फ्लेमिंग टाइगर शी फेंग से मात्र 2 गज की दूरी पर था, तभी शी फेंग ने तुरंत थंडरिंग फ्लैश का इस्तेमाल किया। 3 बिजली की लकीरें फ्लेमिंग टाइगर की ढाल को पार करते हुए सीधे उसके शरीर पर जा गिरी। फ्लेमिंग टाइगर के सिर के ऊपर 3 भारी क्षति के निशान दिखाई दिए, 28, 35, 41, और उसका एचपी तुरंत घटकर 0 हो गया। तुम नीच, फ्लेमिंग टाइगर ने शी फेंग को घूर कर देखा। वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अगर वह खुद शी फेंग की ओर न दौड़ा होता तो उस कौशल के सभी हमलों से उसे चोट न लगती। क्या आप ठीक हैं भाई टाइकून? मैंने कहा था कि मैं यहां बिना हिले डुले खड़ा रहूंगा, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं अपने हाथ नहीं हिलाऊंगा। आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं, यहां तक कि खुद ही दौड़कर आ गए। शी फेंग ने अपनी बाहें फैलाकर यह जताते हुए कहा कि यह सब एक गलती थी। ओह ठीक है, मुझे भाई टाइकून का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने मुझे इतने सारे अयस्क दिलाए। आपने मेरा बहुत समय बचाया। फ्लेमिंग टाइगर ने शी फेंग की ओर इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसका शरीर तारों की रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका, बस अयस्क का ढेर और एक किताब पीछे छोड़ गया।